ब्राज़ील ब्राज़ील जाना इतना मुश्किल है, आसान है? क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए? डॉक्यूमेंट्स कहाँ से टेस्ट करवाने होते हैं इसके लिए? इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है? इसकी वीज़ा फ़ीस कैसे जमा करानी है, कहाँ जमा करानी है? इसकी एम्बेसी की फ़ीस कितनी है? क्या ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा होते हैं या जेरी में जमा होते हैं? ये कहाँ पर आता है? ये कैसा मुल्क है? इसके सारे बारे में बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। आज ब्राज़ील के बारे में एक डिटेल बताई जाएगी, इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, क्या कुछ है। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ब्राज़ील के बारे में। काफ़ी लोगों ने हमें कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट्स करते हैं, सर जी ब्राज़ील के बारे में बताएं कि ब्राज़ील कैसा मुल्क है, कहाँ पर मौजूद है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, इसकी एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, सर इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी पड़ती है, सर इसके बारे में क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में आज सब कुछ। देखें, आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, नॉर्मली सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको बाकी कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि आप सेंसिटिव मुल्क कह लें या फिर इसकी सिक्योरिटी की वजह से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पर टेस्ट करवाना पड़ता है, आपको वीज़ा तब ही हासिल होता है। अगर इसके बगैर आप कहें आपको वीज़ा हासिल करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन वही बात आती है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आप दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। अगर इन्विटेशन लेटर नहीं है तो आपके पास से कम स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए। अगर स्पॉन्सर ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना वहाँ जाके अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं और वापस आके आपका जो बिज़नेस है या जॉब है वो आपको द्वारा आपको इतनी आमदन दे सके कि आपकी जो लाइफ फाइनेंशियल आप डिस्टर्ब होंगे या फिर आपके जो एक्सपेंस होंगे वो आप आके कवर कर सकें। हमेशा आपका वीज़ा इस बेस पे होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होंगे। ये दो चीज़ें मजबूत किस तरह हो सकती हैं? तभी मजबूत हो सकती हैं जब आपकी अच्छी नौकरी होगी या आपका अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि वो भी गोरे भी होशियार हो गए, उन्हें पता है जी कि ये एशिया के जितने भी लोग हैं हमारे मुल्क में आएंगे, यहाँ से आगे निकलने के लिए आएंगे या फिर हमारे मुल्क में रह के छुप के काम करेंगे। बहरहाल ये बात मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। मैंने आपके लिए क्या पूरा एक प्रिंट तैयार किया है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं ताकि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा सकूं कि आपको उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और आपको कौन कौन सी चीज़ें अटैच करवानी पड़ेंगी फॉरेन ऑफिस से। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जो आपका ऑनलाइन फिल होगा। उस पर जब आपका वो तैयार हो जाएगा तो फिर आपको उस पर जो एक उस पर जगह होगी, येलो कलर का बॉक्स होगा, डब्बा होगा, उस पर आपको अपनी तस्वीर लगानी पड़ेगी गम के साथ, जिसे हम कहते हैं चिप्सा करना, आपको वो लगानी पड़ेगी, ना कि आपको स्टेपलर से लगानी है, वो आपको तस्वीर लगानी पड़ेगी, चिप्सा करनी पड़ेगी गम से उस ऑनलाइन फॉर्म में। उसके बाद आपका आएगा बैंक डिपॉजिट स्लिप। अब आता जी कि बैंक डिपॉजिट स्लिप कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? बैंक डिपॉजिट स्लिप आपकी आएगी, आपने हबीब बैंक पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में जाके हबीब बैंक में अपनी जो फीस है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी, डॉलर में जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन आप पाकिस्तानी करेंसी में पैसे देंगे, उसको खुद बैंक वाले कन्वर्ट कर लेंगे। पाकिस्तान के किसी भी हबीब बैंक में ब्रांच में जाके आपको स्लिप जमा अपनी फीस जमा करवानी पड़ेगी, उसकी बिहाफ पे जो आपको स्लिप होगी वो अपने पास सेव कर लेनी है, ना कि फोटो कॉपी, ओरिजिनल स्लिप आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड है तो आपको चाहिए होगा MRC। MRC क्या होता है? MRC होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये आपको चाहिए होगा अटेस्टेड फॉरेन ऑफिस से। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें एक चाहिए होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप मैरिड हैं तो आपको चाहिए होगा MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा फॉरेन ऑफिस से। उसके बाद आपको चाहिए होगा ओरिजिनल FRC। ओरिजिनल FRC से मुराद मेरी ये है कि आपको नादर जाना पड़ेगा, नादर से आपको FRC लेना पड़ेगा, उसे कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और वो आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा फॉरेन ऑफिस से। फिर आपकी होगी कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ A4 साइज़ की, यानी आपका जो पेपर होगा पासपोर्ट का फ्रंट पेज आपने उसको A4 में करवाना पड़ेगा, और उसको आपने कट बिल्कुल भी नहीं करना। कट से मेरी मुराद के होता है जी पेज एक्स्ट्रा हो गया तो उसको काट लेते हैं, वो आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट जो होगा वो कलर कॉपी करवानी पड़ेगी A4 पेज पे साइज़ पे, और फिर आपको इसको कट नहीं करवाना, आपने उसको ऐसा ही रखना है जिस तरह होगा। फिर आपको होगा ओरिजिनल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके लिए बाकी सब लोग आपको बताते हैं वीडियो में, बाकी कंट्रीज़ की ये रिक्वायरमेंट नहीं है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन ब्राज़ील के लिए ये रिक्वायरमेंट है। आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी अटैच करवाना पड़ेगा फॉरेन ऑफिस से, उस पर ब्राज़ील होगा और उसको आपको वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको होना चाहिए होटल रिजर्वेशन। आप जिस जगह जाना चाह रहे हैं, जिस शहर में जाना चाह रहे हैं ब्राज़ील के, आपका डेज का प्लान है, आपको उसकी होटल रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी फ़लाँ होटल की। एक और मैं चीज़ आपको रिक्वेस्ट कर चलूँ, हमेशा कोशिश किया करें कि होटल सस्ते से सस्ता करवाएं।
ताकि इसका फ़ायदा वो ये कोशिश करेगा इतना सस्ता भी ना हो कि आप शहर से बाहर चले जाएं। आप ये देखिएगा कि कम से कम मैप में वो होटल आपके जो आपके जहाँ पर आपका एक आउटिंग प्लेस है या फिर जहाँ पर आपका कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर आपका जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ के होना चाहिए। अगर आप होटल रिजर्वेशन पर जाके होटल में जाके रहेंगे, अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो इतना सस्ता भी ना हो, इतना महंगा भी ना हो कि आप वहाँ पर अफोर्ड ना कर सकें, इतना सस्ता भी ना हो कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास हो और शहर से बाहर हो, आपको उसके लिए मुश्किल हो। हमेशा वो देखिएगा जो आपके मिडल में हो। वो आपकी आती है ट्रैवलिंग शेड्यूल। आपका ट्रैवलिंग शेड्यूल मतलब होता है कि हम लोग कहते हैं कि आपने कहाँ पर जाना है, क्यों जाना है, कहाँ पर रहना है, कितने दिन कहाँ पर रहना है, यानी आपको एक चीज़ क्यों, वही बात आती है कि हिसास मुल्क है, सिक्योरिटी के लिहाज से आपको अपनी ट्रैवलिंग शेड्यूल प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो एम्बेसडर होगा, वीज़ा ऑफिसर होगा, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपको देखेगा जी ये बंदा यहाँ पर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, इसकी क्या वजह है, यानी उसको एक एंट्रिंग शेड्यूल बना के आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। या आप एंट्रिंग शेड्यूल वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर यानी वीज़ा कवरिंग लेटर में भी बना के दे सकते हैं अगर आप इसको एक्स्ट्रा सफ़ा नहीं लगाना चाह रहे। उसके बाद आपकी आती है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की। आपको लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ओरिजिनल से इमरात की ओरिजिनल होती है तो सबकी ओरिजिनल ही है, लेकिन होता है जी कि मेरा ऑफिस है चकसवारी में, मैं रहता मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, मेरा बैंक अकाउंट है चकसवारी में, मैं अपने ब्रांच वालों को फ़ोन करता हूँ, बैंक वालों को जी मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मुझे कोई चाहिए, तो वो तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे या PDF फॉर्मेट में मेल कर देंगे, लेकिन उस पर साइन नहीं होंगे। हमेशा हम कोशिश करेंगे जो आपने ईमेल बैंक स्टेटमेंट लेनी है वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, उसकी स्टैंप लगी वो साइन होने चाहिए, तब वो आपकी ओरिजिनल होगी। वो होगी सर आप लेना पड़ेगा बैंक मेंटेनेंस लेटर। बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है जी कि आप फ़लाँ हमारे पास अकाउंट है अवैस, जैसे मेरा नाम अवैस है, मेरा अवैस का अकाउंट है, इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम से फैसल बैंक में अकाउंट है जी कि इतने अच्छे से अकाउंट है, इनका ये है, यानी आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है। बैंक मेंटेनेंस लेटर उसको किया जाता है। उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी आपकी जो जॉब है वो कहाँ पर है, वो किस तरह की जॉब है, क्या जॉब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या सैलरी है, यानी इसका कहते हैं NOC लेटर पे कह सकते हैं। अगर मेरे पास कोई बंदा ऐसा कोई काम कर रहे हैं, मेरे पास जो स्टाफ मेरे पास काम कर रहा है वो मुझे कहते हैं जी मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है फ़लाँ कंट्री के लिए, तो मुझे सर आप दे दें परमिशन लेटर, कहते हैं NOC लेटर दे दें, उस पर मैं आपको साइन मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा जी कि मेरे पास ये बंदा काम कर रहा है, इसका नाम मिस्टर X है, इतने अच्छे से काम कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी सैलरी है, ये बस काम कर रहा है, मैं फ़लाँ मैं उसको वेरिफिकेशन कर दूँगा। जब मुझे एम्बेसी से कॉल आएगी तो मैं उसको वेरीफाई करूँगा जी कि ये बंदा मेरे पास वाकई काम कर रहा है, इसका पासपोर्ट नंबर, ID कार्ड नंबर ये है, इसकी इतनी सैलरी है, मैं सैलरी इसको बाय हैंड देता हूँ, बाय चेक देता हूँ, या इसको मैं ATM में ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ थ्रू ATM या मोबाइल ऐप से, मैं उसको वेरीफाई कर दूँगा। उस साथ आपको चाहिए होता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जैसा बताया था कि हमेशा आपके डिपेंड करता है वीज़ा पे। वो डिपेंड क्यों करता है? वो डिपेंड इसलिए करता है कि आपका जो पूरा एक केस होता है, आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको इसमें इतनी जगह नहीं होती कि आप उसमें एक चीज़ मेंशन कर सकें कि हम कहाँ से बात मतलब कहाँ से है, क्या है, क्यों। वीज़ा कवरिंग लेटर आपका हमेशा उस पर बेस करता है, आप उसमें अपनी पूरी राम कहानी लिख सकते हैं जी कि मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ से रहता हूँ, ये मेरा पर्पस है जाने का, मैं इस होटल में रहूँगा, इतने दिन रहूँगा, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है फ़लाँ, यानी इसमें आप पूरी एक एक चीज़ अपनी डिटेल में लिख सकते हैं। और हमेशा आपका वीज़ा हमेशा कवरिंग लेटर, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये होता है आपका जो अगर वहाँ से कोई अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है या इस तरह कोई पर्पज़ है, तो आप वो चीज़ें भी साथ मेंशन करेंगे, साथ लेटर लगा देंगे जी कि मैं इसलिए पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, मेरे जाने का मकसद ये है, मैं यहाँ पर रहूँगा फ़लाँ, जो आपका पूरी डिटेल आप किस में आ जाएगी। अगर तो बंदा जो मेंबर है, क्योंकि एप्लीकेंट है, वो 18 साल से कम है, तो उसको एक परमिशन लेटर चाहिए होगा, जिस तरह हम लोग नॉर्मली होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं सारी। अगर आप इस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन जानें कि आपका वीज़ा आराम से हो जाएगा। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, बेशक आपके पास इन्विटेशन लेटर या कॉन्फ्रेंस लेटर नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। अगर आप कुछ मुतालिक हमसे कोई मज़ीद बात पूछना चाह रहे हैं, अगर आपको हमारी कोई सर्विस चाहिए ब्राज़ील के बारे में, तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इसको जमा कहाँ करवा सकते हैं, आपकी जमा आपको करवा सकते हैं ब्राज़ील की एम्बेसी में। ठीक है, तो मेरा टेलीफोन नंबर है 0347052336। मेरा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा चकसवारी आज़ाद कश्मीर। तो ये थी आज की वीडियो ब्राज़ील के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स समझ आए होंगे, आपको उसकी सारी डिटेल मिल गई होगी। अगर आप इसके बारे में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपको उसके मुतालिक हमसे कोई सर्विस चाहिए तो हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ कुछ नई